कभी कोई ऐसा पॉइंट हुआ होगा जहाँ पे आपको लगा कि नहीं अब मुझे यही करना है? 5 साल में यहाँ काम करूँगी, गाड़ी, घोड़ा, बंगले सब हो जाएँगे मेरे पास में, इतनी अच्छी सैलरी भी जॉब में मिलेगी। लेकिन मेरा बचपन का एक नादान सा सपना था कि टीवी में आऊँगी मैं टीवी में आऊँगी मैं। तो यहाँ की एजुकेशन क्या रही आपकी, मतलब एजुकेशन तो यही थी आपकी सारी? 8वीं तक तो मैं सरकारी 11वीं 10वीं तक तो मैं सरकारी स्कूल में यहीं नूतन में पढ़ी हूँ मैं। अच्छा। नई अवधि स्कूल में पढ़ी हूँ मैं। देन 11th-12th मैंने उदयपुर से किया। हम्म, उसके बाद मैंने किया फैशन डिज़ाइनिंग क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे कला के क्षेत्र में जाना चाहिए। देन मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था और मैंने कहा कि बस अब नहीं आगे। अब मुझे मेरा शहर बुला रहा है, अब तो मुझे यहीं फैशन पे डिजाइनिंग करते करते आपको ख्याल आया कि अब मुझे एक्टिंग करनी है? मुझे तो इतना कुछ बोलना, इतना कुछ दुनिया को बताना, मेरे पास इतनी कहानियाँ हैं कहने को, मैं कविताएँ लिखती थी। मैंने कहा बैंक में तो मेरी कविताएँ कोई सुनेगा ही हाँ, नहीं। मुंबई कोई सपोर्ट था या ऐसे ही चल दिए? कि मैं कैसे चली मैं बस बस्ता उठाया चली गई टीवी पे आऊंगी एक दिन टीवी पे आऊंगी और मैं सबको कहती थी बचपन से बट वहाँ गए लोगों से मिले अब वो बहुत लंबी जर्नी है अपने भागड़ में ही कहावत है ये कि ओटलो मरे पर रोटलो नहीं पर हाँ। तो बम्बई में रोटी मिल जाएगी पर आपको घर नहीं मिलेगा तो उसकी छत से पानी भी टपकता था लेकिन वो घर हम नहीं छोड़ सकते थे तो उस घर में हम रहते थे उसका 8,500 रेंट था मेरी अकेली का 8,500 रेंट है मेरी दोस्त उन्होंने मुझे इंकरेज किया क्योंकि मैं बहुत कविताएं लिखती थी तो उन्होंने मुझे बोला कि आप तुम स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो तुम बहुत अच्छा लिखती हो बहुत सारे प्रोडक्शन के दरवाजे खटखटाए कि ये मेरी कहानी है सुन लो ये सब जहाँ आपके अपने हैं वही आपका घर है 2017 में मैंने एक फिल्म बनाई थी आंगन जिसको लिखी थी मेरी जीजा जी हैं नातम भट्ट पहली बार कैमरा प्रोफेशनली कब फेस किया आपने, कौन से सीरियल के लिए किया और क्या एक्सपीरियंस था पहला दिन आपका? सबसे पहला सीरियल ये तेरी दुनिया था मुझे लगा था हीरो हीरोइन वाली फीलिंग आएगी पूरी मैं वहां बोला मुझे मेरी स्क्रिप्ट नहीं डायलॉग मिली क्या है मेरे? मेरे डायलॉग्स क्या है तो मेरी स्क्रिप्ट नहीं मिली मुझे शाहरुख याद आ गया कि भागो मुझे बस इतना बोलना है क्या लेकिन फिर उन्होंने मुझे एक पेज आके दिया कि बारात आने का सीन था पूरा और कुछ 40-50 जूनियर आर्टिस्ट मेरे पीछे आ रहे थे उन जूनियर आर्टिस्ट की लीड मैं थी कि मेरी अच्छा। दोस्त मुझे बताना है कि यार नाम वाम लो ना यार जब नाम कमाने तो आए हैं आप नाम तो लो बेटा तो उसने मुझे बुलाने आके कहती है अरे प्राची चलो बारात आ गई है मैंने कहा अरे यार इतना भी मेरा नाम नहीं करना था कि कैरेक्टर का नाम चेंज करके ही उन्होंने प्राची कर दिया तो कहते अच्छा कॉन्फिडेंस से बोलना डरना मत ये मत करना मैं क्या करूँ बचपन से करती बचपन से इसके लिए रेडी हूँ आप बस हाँ। एक्शन बोलो जब हम बात करते हैं फिल्मों की या छोटे पर्दे की, तो एक मन में ख्याल आता है कि यार कैसी दुनिया हो गई। लेकिन जब आप उन पर्दे पर काम करने वाले लोगों को देखते हैं तो मन में एक चाह होती है कि काश हम भी वहाँ काम कर सकते या हम भी टीवी पे आते। लेकिन बांसवाड़ा जैसे इलाके से अगर कोई उस पर्दे पर आपको नजर आए तो लगता है कि यार जब ये जा सकता है तो हम क्यों नहीं। बांसवाड़ा की एक बेटी जो पिछले 7 साल से मुंबई में रह करके इसी बड़े पर्दे के लिए, छोटे पर्दे के लिए काम करती है, हम आज उनसे बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, छोटी सरदारनी, इन टीवी सीरियल्स में भी वो काम कर चुकी हैं, कई शॉर्ट फिल्में कर चुकी हैं और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर वो काम कर रही है। एक बहुत अच्छी डायरेक्टर, बहुत अच्छी एक्टर, बहुत अच्छी राइटर प्राची उपाध्याय से आज हम मिलने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके जीवन की कहानी और कुछ मोटिवेशन लेते हैं उनसे आपके लिए। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है प्राची उपाध्याय। प्राची, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे बहुत बहुत शो में। धन्यवाद आपका आपने मुझे बुलाया मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ बैठ के रूबरू होकर बात कर सकूं थैंक यू सो मच तो प्राची आज हमारे साथ में है, हम जानेंगे इनके सफर की कहानी और इनसे सीखेंगे कुछ और जानेंगे कि आज के युवा जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं। तो प्राची, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं आपकी लाइफ जर्नी से। कैसे शुरुआत हुई इन चीज़ों की? शुरुआत मुझे लगता है कि ये बीज तो आपके अंदर तब से ही आ जाता है जब आप मतलब ये वो वाली बात हो गई कि आप इसके साथ में कोई भी कला है आप इसके साथ में पैदा होंगे वो बीज आपके अंदर पैदाइशी होगा फिर धीरे धीरे उस बीज को आप सींचेंगे उसमें मिट्टी डालेंगे आप वो सब जो सीखने की प्रक्रिया वो करेंगे और फिर आपको रियलाइज होगा कि यही शायद आपका जीवन है फिर आप उसको प्रोफेशन बनाएंगे वही सीधी सा जो वही सीधा सा जो काम होता है वही मैंने किया था जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी एजुकेशन के बाद में स्पेशली जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे
कला के क्षेत्र में जाना चाहिए, मुझे एक्टर बनना है, मुझे राइटर बनना है। तो बस मैंने बस्ता उठाया और मैं चल दी बम्बई की ओर। तो पढ़ते-पढ़ते कैसे एक्टिंग का ख़्याल आ गया? मतलब कभी कोई ऐसा पॉइंट हुआ होगा जहाँ पे आपको लगा कि नहीं अब मुझे यही करना है? एक्चुअली मैंने कहा जैसे कि मुझे बचपन से इच्छा तो बहुत थी, लेकिन एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है मुझे अच्छे से पता है कि जब मुझे पता चला कि हाँ, बम्बई मुझे बुला रही है। जब मुझे मेरी कॉलेज के बाद में जब मैंने एमबीए कर ली उसके बाद मुझे एक बैंक से मैं नाम नहीं लूँगी उस बैंक का तो उस बैंक से मुझे एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए मेरा प्लेसमेंट हो चुका था। मेरा हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था, मैं उसको देख रही थी, अच्छी सैलरी है, 5 साल में यहाँ काम करूँगी, गाड़ी-घोड़ा, बंगले सब हो जाएँगे मेरे पास में, इतनी अच्छी सैलरी भी मुझे ऑफ़र हुई थी। और उसको देख के मुझे खुशी नहीं मिल रही थी कि मैं इसके लिए काम करूँगी, आने वाले 5 साल मुझे वही सुबह उठना है, जाना है, ये वो करना है। तो उस दिन मैंने उसको बंद किया, मैंने रखा और मैंने पापा-मम्मी को बोला कि नहीं, मुझे जाना है बम्बई और मुझे लगता है कि मुझे एक मेरा बचपन का एक नादान सा सपना था कि टीवी में आऊँगी मैं टीवी में आऊँगी मैं, तो मुझे अब वही पूरा करना है। तो तो मैं ऐसे ही बोल दिया, वो हाँ, मान मैंने गए? बोला कि नहीं इतनी जल्दी भी नहीं माने थे, अच्छा। बट मैं ये भी नहीं कहूँगी महादेव की कृपा है मुझ पे कि मेरे माँ-बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सहायता की है, कि मैंने उनको बोला 2-4 चीज़ें मैंने बताई कि मैं ये कर सकती हूँ, तो तब जाके मुझे कुछ रिश्तेदारों का सहारा भी लेना पड़ा। मेरे जीजाजी ने मुझे बहुत साथ दिया, उसके बाद में मैं बट 1-2 महीने में मैं पहुँच गई थी तो बॉम्बे। यहाँ की एजुकेशन क्या रही आपकी? मतलब एजुकेशन तो यही थी आपकी सारी? बहुत इधर-उधर की एजुकेशन की है अच्छा। मैंने, हाँ। वैसे तो मैं 8वीं तक तो मैं सरकारी स हुँ। 11वीं 10वीं तक तो मैं सरकारी स्कूल यहीं नूतन में पढ़ी हूँ मैं। अच्छा। नई अवधि स्कूल में पढ़ी हूँ मैं। देन 11th-12th मैंने उदयपुर से किया। हुँ, हुँ। गुरु नानक पब्लिक स्कूल है। उसके बाद मैंने अपनी बैचलर्स जो है वो न्यू लुक कॉलेज से की। हुँ। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स जो है वो एमबीए किया मैंने रिटेल मैनेजमेंट में आईसीएसई जयपुर से। उसके बाद मैंने किया फैशन डिज़ाइनिंग क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे कला के क्षेत्र में जाना चाहिए। तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया आईएनएफडी जयपुर से। देन मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था और मैंने कहा कि बस अब नहीं अब आगे। मुझे मेरा शहर बुला रहा है, अब मुझे मेरे सपने बुला रहे हैं और मुझे जाना चाहिए। तो तो मैं फैशन निकल डिज़ाइनिंग करते-करते आपको ख़्याल आया कि अब मुझे एक्टिंग करनी है? हाँ, नहीं फैशन डिज़ाइनिंग करते हुए नहीं ख़्याल नहीं आया मुझे, फैशन डिज़ाइनिंग तो कंप्लीट हो चुकी थी। मैं एज़ अ विजुअल मर्केंडाइज़र भी काम कर रही थी हुँ। एक एक्सपोर्ट हाउस में। पर मुझे दिल से खुशी होती है ना काम करते हाँ, हुए, मतलब वो लगता है ना। वो मुझे लग नहीं रही थी और वो जो अपॉइंटमेंट लेटर था उसके बाद मुझे पता था कि मेरे अपने आने वाले 5 साल मुझे दिखाई दे रहे थे, जो कि मुझे एक बैंक में दिखाई दे रहे थे और मैं सोच रही थी कि यार टेली-कॉलिंग करते हुए। हाँ, या तो मैं किसी से बात भी नहीं कर पाऊँगी, मुझे तो इतना कुछ बोलना है, इतना कुछ दुनिया को बताना है, मेरे पास इतनी कहानियाँ हैं कहने को, मैं कविताएँ लिखती थी। मैंने कहा बैंक में तो मेरी कविताएँ कोई सुनेगा ही हाँ। नहीं, मैं कहानी किसको सुनाऊँगी? ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो मैंने बस डिसाइड कर लिया कि नहीं, 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 वो एग्ज़ैक्ट पॉइंट मुझे अच्छे से याद है कि वो मैं ज़िंदगी भर मरते दम तक नहीं भूल सकती कि मैंने उस अपॉइंटमेंट लेटर को देख के डिसाइड किया कि अगर ये पैसा, ये पोज़ीशन मुझे असिस्टेंट मैनेजर की पोज़ीशन मिल रही है, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, 22 साल की थी मैं। हुँ। उस वक़्त भी मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे इस वक़्त ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मुझे नहीं चाहिए। तो हर कोई तो सिक्योर जॉब ढूँढता है कि भई हाँ, लाइफ़ में सिक्योरिटी हो, एक हाँ। अच्छा जॉब हो, बढ़िया सैलरी हो, हाँ, हैं? हाँ। वो छोड़ कर के आपने मुंबई, तो मुंबई कोई सपोर्ट था या ऐसे ही अ, चल दिए? नहीं कोई सपोर्ट तो नहीं था और ये बात मुझे अब रियलाइज़ होती है। मैंने उस वक़्त मुझे आश्चर्य भी होता है इस बात का कि उस वक़्त मैंने सोचा ही नहीं कैसे चली गई? कि मैं कैसे चली गई। मैं बस बस्ता उठाया, चली गई। मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, मेरी मौसी रहती हैं बॉम्बे अच्छा। में जिनसे मैं बहुत कम बात करती थी हुँ। लेकिन अब मुझे बॉम्बे जाना हाँ, था। तो उस वक़्त तो मेरी रिश्तेदारी। सबसे सगी मौसी वही हो गई कि मैंने बोला मैं और मौसी क्या अगर ये रह मौसी लूँगी। देखेगी तो मैंने सोचेगी कहा अच्छा। नहीं मतलब वो भी जानते हैं कि हम कम बात करते थे हाँ। बट उसके बाद मैंने कहा ना महादेव की कृपा रही कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा। मैं 6 महीने उनके पास में रही। उसके बाद मैंने तय किया कि अब मुझे अपना पर्सनल घर लेना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा है बॉम्बे एंड आना-जाना इज़ डिफ़िकल्ट। तो क्या सोच के गए थे? एक्टिंग करना है या कुछ और करना है? मतलब इस लाइन में जाना है, मतलब पहली सोच क्या थी कि एक्टिंग करना है? हाँ, मैंने बोला ना मेरा एक बहुत ही बचपन का नादान सपना था कि मम्मी मैं ना एक दिन टीवी पे आऊँगी एक दिन टीवी पे आऊँगी और मैं सबको कहती थी बचपन से। मतलब अगर आप आज पूछो कि आज जब मैं 15 साल की थी, तो एक 15 साल की प्राची को अगर पूछा जाता कि आज से 15 साल बाद तुम टीवी पे आओगी,
तो मुझे शायद यकीन भी नहीं होता, मैं हँस देती कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, मैं यहाँ कहाँ मिट्टी में खेल रही हूँ, तलवाड़ा मतलब मेरा गाँव का नाम तलवाड़ा है, तो मैं कहाँ मिट्टी-विट्टी में खेल रही हूँ, मैं कहाँ टीवी पे, ये तो बस सपना है कि हम्म। सपना है एक, देखना एक दिन आऊँगी। तो मुझे यकीन नहीं था, पर जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे जाऊँगी, उस दिन मुझे लगा कि एक बार टीवी पे आ जाऊँगी। बहुत ऑफ कोर्स बड़े-बड़े सपने थे, लेकिन एक बहुत ही छोटे शहरों से जो लोग निकलते हैं, सपने बड़े देखते हैं, लेकिन एक कहीं हमारे अंदर एक डर होता है कि हम कैसे करेंगे, कैसे शुरू? कैसे करेंगे वो हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमें लगता है कि हम कर लेंगे। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक दूसरे का कि हम कर लेंगे, हमें पता भी होता है, पर हमें पता नहीं है कि यार हम कैसे करेंगे। तो उस वक़्त मेरे मन में यही डर था कि कैसे करेंगे, तो मुझे लगा था कि यार एक आध सीरियल-विरियल में एक आध कुछ रोल मिल जाए, क्राइम पेट्रोल-वेट्रोल कर हाँ। लूँगी मैं और आ जाऊँगी। ऑल्दो मुझे अभी तक क्राइम पेट्रोल नहीं मिला है, मैंने अभी तक नहीं करा, अब मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। क्योंकि मुझे उससे बेटर ही मिला है महादेव की कृपा से। तो पर तब मुझे लगा था कि एक आध सीरियल करके आ जाऊँगी मैं। हम्म। तो उस वक़्त मेरा पूरी कोशिश यही रहती थी कि मैं सीरियल कर लूँ, तो मैं ऑडिशन हम्म। भी तब सीरियल्स के ही देती थी। अब पता कुछ भी नहीं था मुझे कि कैसे कहाँ ऑडिशंस होते हैं, कहाँ जाना होता है, किनसे मिलना होता है। बट वहाँ गए, लोगों से मिले, अब वो बहुत लंबी जर्नी है। कुछ लोगों से शुरुआत हुई, बड़ा शहर था, पता नहीं था कि कैसे ट्रेन्स बदलनी है। मैं पहली बार मेट्रो में बैठी थी बॉम्बे में जाके, उससे पहले कभी मेट्रो में नहीं बैठी थी मैं। तो वो सब सीखने की एक प्रक्रिया होती है। हम्म। कोई भी सपना आपका पूरा होता है, उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। तो और वो मौसी थी तो वहां रहने की तो कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं? नहीं, प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि मौसी है लेकिन एक दायरा होता है। क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट है उनको ये समझाना कि मेरी इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। हम्म। मोस्टली ऑडिशंस होते थे 6-7 बजे बाद में शाम को 6-7 बजे बाद लोग मिलते हैं यहाँ पे, वहाँ का कल्चर बहुत अलग है। कि आप शाम को लोगों के पास बैठते हो, कैफ़े में बात करते हो, ये सब समझाना उनके उनको मुझे समझाना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। हम्म। इट्स नॉट कि आप और उनको लगता था, जैसे मेरी माँ को भी लगता है, आज तक भी लगता है उन्हें तो, कि उन्हें लगता है कि मैंने आज एक इंटरव्यू दिया है, हम्म। तो आज दिया है, कल दिया, परसों दिया है, 4-5 इंटरव्यू के बाद तो मेरे एक तो जॉब लग ही जाएगी ना। अब मैं 7 साल से मानिए ऑडिशंस के रूप में जो है, हाँ। ये इंटरव्यू ही दिए जा रही हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि तुम में शायद काबिलियत ही नहीं है। पर ये हमारा प्रोसेस है, तो ये उन्हें सही। समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम रोज जा रहे हैं काम पे, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। पर ये है जर्नी और हमें करनी होती है आई ये तो जर्नी ही ऐसी है कि भाई आप जब तक किसी चीज को पा ना लो तब तक इसमें तब तक मेहनत तो आपको करनी ही है। लगे ही रहना और है। एक बार नाम हो गया तो फिर हाँ, आपको पीछे मुड़ करके देखना नहीं। देखना ही नहीं ये है। शो बिजनेस ही ऐसा है। पर तब तक आपको लगे रहना है, मतलब हाँ। बहुत लंबा समय लगता है और उसके बीच में ना आपको बहुत कुछ सीखना होता है। जैसे कि एक बहुत ही एग्जाम्पल से मतलब मैं समझा हम्म। पाती हूँ अपने घर वालों को कि ये काम क्यों इतना वक्त लेता है। तो आप किसी भी बड़े जैसे आप ले लीजिए, यूपीएससी क्लियर करने वाला कोई एक बंदा है, ठीक है। जैसे मेरे घर में सब गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं, तो मैं उनको उस एग्जाम्पल समझाती हूँ कि जो फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी करते हैं मोस्टली, तो मैंने अपने कजिन्स को देखा है, 4-5 साल उनकी पूरी तैयारी रहती है, हम्म। तब जाके वो क्लियर हो पाते हैं। तो मैं भी अपने पापा मम्मी को ये बोलती हूँ कि अभी जो ये मेरी 6-7 साल की जर्नी है, आप ये समझिए कि मैं तैयारी कर रही हूँ तैयारी करिए। कि मैं फर्स्ट ग्रेड क्लियर हो जाऊँगी। ये 6-7 साल की जो तैयारी है मेरी, सही ये है। मेरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, तो आप उसको ऐसे कंसीडर करो। तो अब वो खैर समझना थोड़ा-थोड़ा शुरू हुआ है, क्योंकि ये मेरी तैयारी है। सही है। अब ये तो तैयारी जो है कि वो किसी दिन सब्र का फल ज़रूर सरवाइव मिलेगी। कैसे किया फिर वहां पे? फाइनेंशियली और सारी चीजें कभी प्रॉब्लम नहीं आई? अरे कैसे, अरे ऐसे कैसे नहीं आई, बड़ी आई। पहले तो जब शुरुआत में मासी के घर था, तब तो कुछ मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए 4-5 महीने में उनके यहाँ रही थी। हम्म। उसके बाद में क्योंकि ऐसा कहावत है कि अपने बागड़ में ही कहावत है ये कि ओटलो मरे पर रोटलो नहीं हाँ। मिलतो। बम्बई में रोटी मिल जाएगी, पर आपको घर नहीं मिलेगा। तो घर मिलता था, पर बहुत महंगा मिलता है महंगा था। बेसिकली। तो हम सबसे पहला मेरा घर था वो 2 आरके का घर था। एक हम्म। लड़की थी जो एक रूम में रहती थी, दूसरी लड़की में मैं और मेरी दोस्त हम रहते थे। उसकी छत से पानी टपकता था। वो इतना बुरा हालत में घर था, लेकिन वो हमारे बजट में इकलौता घर था, जो हमें अंधेरी में रहना था, क्योंकि अंधेरी ही हमारा घर है एक्टर्स का। तो उसकी छत से पानी भी टपकता था, लेकिन वो घर हम नहीं छोड़ सकते थे। तो उस घर में हम रहते थे, उसका 8,500 रुपए रेंट था। एक 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 मेरी अकेली का 8,500 रुपए रेंट है। तो वो
तो 8,500 का रेंट में हमें वो मकान मिलता था जो अच्छा टपकती है, और जहाँ पे हम 3 लोग द्वारके में रहते थे, जो कि बहुत बेटर है, मैं बता रही हूँ। कुछ मेरे यार दोस्त ऐसे हैं जो 8-8 लोग भी एक कमरे में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। बट वहाँ से शुरुआत में तो पापा मम्मी ही पैसे देते थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत बड़े हो गए हो, अब पैसे कमाओ। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्टिंग में तो इतनी जल्दी काम मिलेगा नहीं। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे एनकरेज किया, क्योंकि मैं बहुत कविताएँ लिखती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप तुम स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। तो मैंने कहा कि चलो यार, दोस्त यार कह रहे हैं तो कुछ तो होगा ही ऐसा सही। करो। तो मैंने लिखना शुरुआत की, मैंने स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू किया, मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू की, और बहुत सारे प्रोडक्शन के दरवाजे खटखटाए कि ये मेरी कहानी है, सुन लो ये सब। तो बहुत सारे अप्लाई करने के बाद में कुछ मेरा राइटिंग का करियर शुरू हुआ। एक प्रोडक्शन हाउस है, वो सीरीज लिख रहे थे, उनकी 3rd एपिसोड के लिए उन्हें कोई एक राइटर चाहिए था, तो मैंने अपनी 3rd एपिसोड ही उनको पूरा लिख के भेज दिया। अच्छा। तो कहता है, अरे तुमने एपिसोड ही लिख दिया, ऐसा अप्लाई अप्लाई भी नहीं किया। मैंने कहा तुम देख लो यार, तुम रिजल्ट देख लो, मैं लिख सकती हूँ यार। तो या वो एक बार अभी डन हो गया, हमारा वो वर्कआउट शुरू हो गया मेरा वहां से। उसके बाद मेरे को एक शो मिल गया था, मैं क्योंकि कविताएं लिखती हूँ, तो एक 100 करोड़ का कवि करके एक शो आया था डीडी किसान पे, जिसके जज थे अशोक चक्रधार और सभी रंजान, जो बहुत अच्छा। बड़े ही कवि हैं, बहुत ही बड़े लिरिसिस्ट हैं। बिल्कुल। तो उनके सानिध्य में जब मुझे एक शो करने को मिला, तब मुझे लगा कि यार है कुछ तो बात मेरे में, कि मैं इनके सानिध्य में अगर टॉप 20 में जा सकती हूँ, हाँ, तो मुझ में तो मैं लिख कुछ सकती है हूँ, कुछ बात, कर कुछ सकती लिख तो सकती हूँ। तो मैं उसको फिर मैंने अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना शुरू किया। उसके पहले मैं शौकिया तौर पे लिखती थी, हूँ। सिर्फ अपना दिल का दर्द बयां करने के लिए लिखती थी। उसके पहले तो मैं सिर्फ उसके बाद मैंने पैसों के लिए भी लिखना शुरू किया। हाँ। तो उसके बाद मेरी एज ए राइटर भी अपनी जर्नी शुरू हुई। तो उसके बाद थोड़े बहुत पैसे आने लगे, कि हमने वो टपकते हुए छत से कोई एक दूसरा घर लिया, दूसरा जहाँ कर पे लिया। हम, वो भी डिसेंट, ऐसा बहुत बड़ा बंगला नहीं ले लिया हमने, 1 BHK लिया, जहाँ पे मैं और मेरे 2 दोस्त और रहते थे। तो वहां से शुरुआत हुई फिर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं कहानी प्राची उपाध्याय की, स्ट्रगल की। और डेडिकेशन होता है जब किसी काम को लेकर के, या आपके दिल में दिमाग में कोई सपना है, उस सपने को कैसे पूरा करें। एक बड़े आदमी ने कहा है, मैंने बहुत अच्छी लाइन उन्होंने कही है, सुना है, कि अगर आप कंपटीशन को देखेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी को भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो कंपटीशन नहीं रहता। तो स्ट्रगल के दिनों में जब आप वहाँ पे ऑडिशन दे रहे थे, जा रहे थे डायरेक्टर्स के पास में, प्रोड्यूसर के पास में, हम्म। तो बहुत भी साथी मिले होंगे। बहुत तो बहुत उनमें से ज्यादा। सक्सेस स्टोरी को लेकर के क्या क्या रहा, मतलब कितने सक्सेस हो पाए? मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरे दोस्त कितने हाँ। बने वहां पे? तो मैं कहूंगी कि शायद लोग कहते हैं कि अब जहाँ आप काम करने जाते हो वहां आपके दोस्त नहीं बनते, आपके दोस्त जो बनने थे कॉलेज में स्कूल में बनने बन गए। लेकिन मेरे साथ उल्टा है। मुझे मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्त, और एक सबसे अच्छी दोस्त जो है, वो मुझे अपने इसी करियर में मिली। मेरी रूममेट जो है, हम साथ ही रहते हैं। हम पिछले 6.5-7 साल से साथ रह रहे हैं, टचवुड। तो हम साथ में रह रहे हैं, और हम इसी दौरान ही मिले थे। और मैंने देखा है कि जो हम कलाकारों की जिंदगी में, जित हम कलाकार ना, बहुत मैंने देखा है कि बहुत ही संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव जो कहते हैं हम, कि हम ना एक दूसरे से इमोशन से बहुत कनेक्टेड होते हैं। मेरे जितने भी एक्टर दोस्त हैं, जितने भी राइटर डायरेक्टर जितने भी दोस्त हैं, हम एक दूसरे को इतना काम भेजते हैं कि यार यहाँ ऑडिशन चल रहा है, यहाँ देख लो यार, यहाँ पे ना ये काम चल रहा है, यहाँ पे ना राइटर की जरूरत है, देख लो। मेरे कोई भी दोस्त ऐसा नहीं सोचते कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी हम इसको ना बताएं, ये काम इसको ना बताएं। हम एक दूसरे को इतना काम फॉरवर्ड करते हैं। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है अगर, और वहाँ पे एक को राइटर की जरूरत है, वहाँ पे एक एक्टर की जरूरत है, मैं अपने दोस्त को सबसे पहले याद करती हूँ। ये हमारा नेपोटिज्म चल रहा है वहां पर। तो मुझे लगता है कि हम कलाकार जो होता है वो बहुत ही इमोशन से जुड़े होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर बहुत ही इमोशनल। हम बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी रो जाते हैं हम, क्योंकि हम बहुत ही इमोशनली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने। तो आकृति जो मेरी रूममेट भी है, जो मेरी प्रोडक्शन हाउस की को फाउंडर भी है, तो वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझे इस जर्नी में मिली है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो मुझे इस जर्नी में मिली है। एंड आई होप कि हमारी पूरी जर्नी, पूरी जिंदगी साथ में हो। बट ये अच्छे दोस्त हमारी इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
वही एक सपोर्ट होता है मोरल, एक तरह से देखा जाए बहुत तो ज्यादा वहाँ पे सपोर्ट होता है। फ्रेंड्स एंड फैमिली वही हाँ, होते हैं सारी चीजें। वही वही हमारी फैमिली, हम इतने हाँ। साल से हम वहाँ रह रहे हैं, एक घर बना लिया है हम्म। हमने वहां पर। एक घर से दूर आप जब एक घर बनाते हो तो आपको घर वालों जैसे लोग भी ढूंढने बहुत ढूंढना जरूरी पड़ता होते हैं, जो आपके घर को घर बनाएंगे, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम हम घर में रहते हैं। है। उस घर में आप ऐसे लोग को साथ में रखो जो आपको अपने घर की याद ना आने दे, सही बात। आपको अपनापन फील कराए, आप उस घर में शांति से सुकून से बैठ पाओ, आपको ये ना लगे कि यार ये कौन किसके साथ रह रहा हूँ, रहना पड़ रहा है क्योंकि मैं, ये आप नहीं कर सही सकते। बात है। कितना टाइम आप करोगे? नहीं, आप आप एक उब महीना जाओगे ऐसे लोगों के उब साथ में, जाओगे, आप एक हाँ, घंटा दो बहुत जल्दी घंटा उब जाओगे। आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने आप घर बदल लो, हाँ, और आप कब तक घर बदलोगे? फिर इरिटेट होने लगता है इंसान, हाँ, और फिर अपने काम में भी नहीं ध्यान दे पाता और सारी चीज़ों तो घर आप, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि घर आप अपने आप तब बना लोगे में। जब आप अपने ढूंढ लोगे, जहां आपके अपने हैं वही आपका घर है। तो ये जो 7 साल आपने वहाँ बिताए अभी तक, क्या-क्या काम कर चुकी हैं आप? कुछ तो मुझे पता है, कुछ आप बताओ? मोटे मोटे तौर पर तो अगर हम बात करें तो छोटे छोटे काम बहुत किए हैं, छोटी छोटी सीढ़ियाँ आपको बहुत सारी चढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि एक एक कदम लेके आप आगे आ पाते हो, एक साथ तो खैर सिर्फ आलिया भट्ट ही कर सकती है। तो शुरुआत, जैसे मैंने बोला, सीरियल से मैंने शुरुआत की थी, और एक दो सीरियल मैंने किए थे और मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा था। क्योंकि ये बहुत ही रियलिटी है यहाँ की, कि ये जो वन डे टू डे वाले आर्टिस्ट होते हैं हुँ, सीरियल्स में, को बहुत गंदा ट्रीटमेंट मिलता है। वो तो आपकी मतलब ट्रेनिंग पीरियड हो गया कि आप ये हाँ, वो एक जिल्लत तरह सह से। सकते हो नहीं सह सकते हो। तो पर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए ये ट्रीटमेंट जो मुझे मिल रहा है। और उसके बाद जब मुझे रियलाइज हुआ, जब मैं स्टेज पर चढ़ी थी, मैं बचपन से स्टेज पे रहती थी, हमेशा से मैंने कविताएं पढ़ी है, ये किया वो, बहुत कुछ किया है बचपन में, टीचर की बेटी ऑफ कोर्स करना पड़ा है सब मुझे। तो मैं, मुझे स्टेज पे रहना बहुत पसंद है, तो मैंने ओपन माइक का बहुत कल्चर है बॉम्बे, बड़ी सिटीज बेसिकली में, अब तो सब जगह हो गया है, पर बॉम्बे से शुरू हुआ है, तो ओपन माइक का बड़ा कल्चर है वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे पोएट्री पढ़ना शुरू किया, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली इस बात की कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ। हुँ। मैंने कहा अच्छा, ये टैलेंट भी है हमें। तो उसके बाद मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया, और मैं राइटिंग में गई, तो मैंने बताया जैसे मैं राइटिंग करने लगी। उसके बाद मुझे लगा कि राइटिंग और ये दोनों मिला के हम कुछ बना सकते हैं, तो तब मैंने शॉर्ट फिल्म्स लिखना शुरू किया। उसकी शुरुआत मैंने बांसवाड़ा से ही की थी, वैसे बहुत साल पहले 2017 में मैंने एक फिल्म बनाई थी, हुँ। आंगन, जिसको लिखी थी मेरे जीजा जी हैं नरोत्तम पांड्या, और मैंने दोनों ने मिलकर लिखी थी, और उसको डायरेक्ट भी मैंने ही किया था, प्रोड्यूस भी मैंने ही किया था। मैंने यहाँ के यही यार दोस्त मिलाकर ही वो फिल्म बनाई थी। अब वो आई गेस है नहीं, यूट्यूब पे मैंने हटा दी है, क्योंकि अब मुझे काफी कमियां नजर आती है हुँ। उसमें। तो आंगन मैंने बनाई थी। उसके बाद मैंने शॉर्ट फिल्म और एज ए डायरेक्टर काम करना शुरू किया मैंने, तो हुँ। मैंने लिरिक्स लिखे। अच्छा। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हुँ। तो मैंने उनके लिए लिरिक्स लिखे। हवाओं की तरह एक लिरिक्स है, मैंने लिखा है, उसी को मैंने डायरेक्शन भी किया। शॉर्ट फिल्म बनाई मैंने रेड, जो कि हमारा मूवीज पे अवेलेबल है, उसको भी डायरेक्ट किया। तो ये छोटे छोटे काम करने के बाद में हमने अभी रिसेंटली एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है, मैंने और मेरी दोस्त जो आकृति है उन्होंने, प्राकृतिक प्रोडक्शंस हमारा प्रोडक्शन हाउस का नाम है। उसमें हमने फिलहाल 2 फिल्में बनाई है, एक रेड है, एक हामी है, जो भी रिलीज नहीं हुई है, बट बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में उसे बहुत प्रशंसा मिली है, बहुत नॉमिनेशंस मिले हैं, रिसेंटली वो बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी जीती है, एंड अभी उसकी स्क्रीनिंग चल ही रही है। और नेक्स्ट आने वाले टाइम में भी हम काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट शॉर्ट फिल्म तक सीमित नहीं है, हम बहुत कुछ एड्स भी बनाते हैं। अ, मैंने तो फीचर भी लिख चुकी हूँ, मिनी सीरीज भी लिखी है, तो वो काम भी करती रहती हूँ। तो ये तो हम बात हो गई आपकी अब तक की जर्नी की। पहली बार कैमरा प्रोफ़ेशनली कब फेस किया आपने? कौन से सीरियल के लिए किया? और क्या एक्सपीरियंस था पहला दिन आपका? पहला, सबसे पहला सीरियल आई रिमेम्बर ये तेरी गलियां था। अच्छा। वो सीरियल अब तो बंद हो गया ऑफ कोर्स। और पहला पहला सीरियल था मेरा, उसकी जो लीड है उनकी दोस्त का रोल था, और मैं बहुत खुश थी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मेरा बचपन का सपना था। मैं, जैसे मैंने बोला, टीवी पे आने वाला सपना था मेरा, पूरा होने वाला था। टीवी तो पे। हाँ हाँ, टीवी पे आना अभी फाइनली होने वाला था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। फर्स्ट सेट जो मेरा लगा था बहुत दूर था,
बहुत ज़्यादा दूर था जहाँ मैं रहती थी वहाँ से। पर वो कुछ नहीं लगता, जब आप खुशी का काम करते हो, आपको जो बचपन के साथ देने जाते हो, आपको हज़ारों किलोमीटर जाना, आपको कुछ नहीं लगता। मैं वहाँ गई और मुझे लगा था कि वो लगा था हीरोइन वाली फीलिंग आएगी पूरी। मैं हाँ, वहाँ गई पीछे और स्पॉट बॉयज वो घूम मेरे रहे स्पॉट बॉय हैं। घूमेंगे और मुझे पूछेंगे कि मैम मैम मैं चाय कब चाहिए, मैं कॉफी चाहिए, मैम करेंगे। तो मैं चली गई 7 बजे वहां पे। 9 बजे का कॉल टाइम था, 2 घंटा पहले चली गई वहां कोई नहीं मिला। पे। कोई भी नहीं। और मैं पूछा कि शिट कोई क्यों नहीं आया है, तो कह रहे 9 बजे का कॉल टाइम है मैम। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो मैं 9 बजे वहां पहुंची और बैठी हुई थी मैं। 9 बजे जब सेटअप शुरू हुआ तो मेकअप वेकअप के लिए तो आ गए, मेरा ग्रीन रूम भी था वहां पे। तो जब तैयार व्यार हो गई मैं, तो मुझे लगा कि यार अब एक असिस्टेंट आएगा और हम्म, मुझे सेट तक ले जाएगा, मैम आ गए, ये वो छतरी करेगा। वतरी लगा के लेकिन बिल्कुल। कुछ हो ही नहीं रहा है ऐसा। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 9 बज गई, 11 बज गई, 12 बज गई, 1 बज गई है, लंच टाइम हो गया। लोग लंच करने लग गए और मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, मतलब कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम बहुत अच्छा था। हम्म, मुझे लहंगा वहंगा पहना था कि शादी का सीन था। तो मैं लहंगा वहंगा पहन के तैयार हुआ, मैं कहा, लग तो बड़ी सुंदर ली हूँ मैं, दिक्कत क्या हो रही है यार। तो 1 बजे बाद जब लंच वंच हो गया, फिर बैठ गए। तो अब मेरा थोड़ा सा एक्साइटमेंट थोड़ा सा नीचे गिर गया था, ठीक है। तो मुझे लगा ठीक है, तो मैंने उनसे, असिस्टेंट जो डायरेक्टर होते हैं जनरली वही हम्म, बताते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है, कब सीन होगा, स्क्रिप्ट कहाँ है, मैंने पूछा। अच्छा। वो बोला अभी तक मुझे मेरी स्क्रिप्ट नहीं डायलॉग मिली क्या है है, मेरे? मेरे डायलॉग्स क्या है, तो मेरी स्क्रिप्ट नहीं मिली मुझे। तो कह रहे कि लाके देते हैं आपका एक ही डायलॉग। मैं कहा यार एक ही। मुझे वो ओम शांति ओम का शाहरुख याद आ गया कि भागो। मुझे बस इतना बोलना है क्या। लेकिन फिर उन्होंने मुझे एक पेज लाके दिया कि पूरे सीन में हो आप, बस एक हम्म, जगह एंड में आके ये डायलॉग है। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट सीन है, इतना तो है विदाई इतना तो है। शुरुआत में। तो हाँ, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो जब मैं फाइनली मेरे सीन का टाइम आया, ऑलमोस्ट 3 बज चुकी थी और मैं सुबह 7 बजे से सेट पे आके बैठी हूँ, मेकअप वेकअप करवा के बैठी हूँ। अब मैं थक चुकी थी। क्या अब डायलॉग मुझे था हो वो? गया था कि अब बुलवा लो अब तुम। अब डायलॉग बोलवा लो। ये क्या हो गया यार, ये तो मैंने नहीं सोचा था, ये तो मेरे बचपन का सपना नहीं था। तो 3 बजे मैं सेट पे गई और बारात आने का सीन था पूरा। और कुछ 40-50 जूनियर आर्टिस्ट मेरे पीछे आ रहे थे। उन जूनियर आर्टिस्ट की लीड मैं थी कि मेरी अच्छा, दोस्त मुझे बताना है कि ये क्या हमारे डायलॉग यहाँ था? की एक लड़की है अच्छा। और ये निकली है। हम्म, तो एक डायलॉग था कि जो कैरेक्टर का नाम था कि अरे इसने तो सच में शादी कर ली यार, अच्छा। ये थोड़ी कर सकती थी, मतलब ये डायलॉग हाँ, था। देन एक और डायलॉग था, बट ये पहला था और मेरे पीछे 40-50 जूनियर आर्टिस्ट आ रहे थे ऐसे। तो मुझे लगा कि चलो यहाँ तो मैं हीरोइन हूँ, ठीक है। तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि जो 1 डे 2 डे काम करने वाले सीरियल में लोग होते हैं, उनको बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती है, ठीक है। उनका प्रोबेबली आपका रियल नाम भी, वो जो जो डायरेक्टर होता है जो सीरियल में होता है, वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। वो कहीं दूसरी जगह पे प्रोजेक्टर के पीछे बैठा होगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा। और वो माइक में बस बोल रहा होगा कि अरे ये आगे आ जाओ, ये लड़की पीछे आ जाए, कैरेक्टर का नाम बोल रहा होगा। और आपका जनरली 1-2 दिन के लिए जो जा रहा है, उनके कैरेक्टर का नाम भी नहीं है, ठीक है। तो आपको गर्ल 1 गर्ल 2 हाँ, उसी नाम से। रिपोर्टर ऐसा कुछ बोला जाएगा आपको। तो मुझे ये फ्रेंड 1 का हम्म, जो कैरेक्टर था, मुझे फ्रेंड 1 बोला गया। तो वो फ्रेंड जो लड़की है वो ना माइक पे बोल रहे थे कि लड़की कहाँ है, जो डायलॉग बोलेगी लड़की कहाँ है, डायलॉग हाँ, वो बोलेगी। फ्रेंड बन का है, मार्किंग हाँ, पे लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तो वो मार्किंग वार्किंग बोल रहे थे। तो अपन को तो है इज्जत इम्पोर्टेंट, एक तो अपन राजस्थानी, अपना ना इज्जत इम्पोर्टेंट है अपनी तो बहुत ज्यादा, कि यार नाम वाम लो ना यार, तब नाम कमाने तो आए हैं, आप नाम तो लो हमारा। तो या तो कैरेक्टर का नाम बोले या फिर तो वो ना लड़की लड़की बोल रहे थे, तो मुझे बड़ा खल रहा था। तो मैं, इट्स द फर्स्ट डे ऑफ माय जॉब, जो मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं। सेट पे ऑलमोस्ट 300 लोग होंगे उस वक्त, क्योंकि हम्म, बहुत सारे जूनियर से शादी का सीन था। तो और क्रू कास्ट मिला के ऑलमोस्ट 300 लोग होंगे। और वो बारात पूरी आ रही थी, उन्होंने बोला कि अरे लड़की का डायलॉग है, लड़की का डायलॉग है। तो मैंने ऐसा हाथ ऊंचा किया, मैंने कहा सर आप जहाँ भी हो, मेरा नाम प्राची है। हम्म, उसके बाद से उन्होंने मुझे प्राची प्राची बोलना शुरू किया। और उनका असिस्टेंट डायरेक्टर आया, मुझे कहता है कि पहली बार किसी ने डायरेक्टर सर को ऐसे बोला है कि मेरा नाम ये है। वरना लड़कियां आती है, लोग मतलब एक्टर्स आते हैं और करके चले जाते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। एक्टर्स हाँ, जो ये नए नए हमारा आते हैं, स्वाभिमान है। जब नए नए आते हैं हाँ, तो वो भी उनको होता है कि हम किसको क्या बोलते हैं। लेकिन मेरे को तो ये पता था कि अब मतलब इज्जत से करेंगे जो हम्म, करेंगे, और आप नाम तो बोलो, नाम तो कमाने आए हैं तो आप नाम तो बोलो। तो मैंने उनको ये बोल दिया। उसके बाद से पूरी शाम तक जितना भी हमारा सीन हुआ, तो उन्होंने
प्राची 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 करके इतना बोला कि डायलॉग में भी जो उन्होंने प्राची ही ऐड कर दिया अच्छा। कि जो लड़की दूसरी मुझे बुलाने आती थी, अरे प्राची चलो बारात आ गई है। हाँ, मैंने कहा अरे यार इतना भी मेरा नाम नहीं करना था कि कैरेक्टर का नाम चेंज करके ही उन्होंने प्राची कर दिया। तो आज भी वो क्लिप मेरे पास में है, जब दूसरी लड़की आके मुझे कहती है कि प्राची बारात आ गई है। मैंने कहा अच्छा, ये तो ये बहुत स्पेशल मोमेंट है मेरे हम्म, लिए, और मेरी पहली कहानी भी है तो स्पेशल है ही। तो ये खुद पहला जो ये प्रोफेशनल पहला। कैमरा मैंने किया था, बट मैं बिल्कुल भी, मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं था उस वक्त कि हम्म, अरे मैं कैमरा कहाँ देखूं ये देखूं, क्योंकि वो डायरेक्टर साहब ने मुझे बार बार कह रहे थे कि पहली बार कर रही हो तुम। मैंने कहा हाँ पहला ही है मेरा शॉट जिंदगी का। तो कह रहे थे अच्छा कॉन्फिडेंस से बोलना, डरना मत, ये मत करना। मैं क्यों डरूंगा, बचपन से कर रही हूँ, बचपन से इसके लिए रेडी हूँ, आप बस हाँ, एक्शन बोलो। आई तो एम एवर रेडी। हाँ हाँ, आई वाज ऑलवेज रेडी, तैयारी यहाँ है अपनी, आप डायलॉग बुलवाओ। डायलॉग ही तो एक था, कितना ही बोल लेती मैं। बट या इट वाज ब्यूटीफुल, मेरी जिंदगी में मतलब आखिरी सांस तक ये मोमेंट मेरे साथ में जाएगा। तो ये जो स्ट्रगल की कहानी है, बहुत से बच्चे जाते हैं मुंबई, स्ट्रगल करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे नेपोटिज्म की बहुत बात होती है हम्म कि इंडस्ट्री के लोग हैं वो अपने ही परिवार के लोगों को आगे आगे बढ़ाते हैं या ये। तो ऐसा कुछ देखा आपने, या बाहर के जो बच्चे आते हैं उनको सपोर्ट मिलता है वहाँ? या या ये बहुत ही ना कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है वैसे तो, और सबकी अपनी ओपिनियन है, मेरी भी अपनी यही ओपिनियन है कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझाने का। मैं हमेशा, हम्म, कोई मुझसे पूछता है कि नेपोटिज्म का क्या है, तो मेरे पास में ये इकलौता एग्जाम्पल है समझाने का कि माना मेरे पापा की अग्रवाल नमकीन की दुकान होती, ठीक है, जो बहुत फेमस होती, ठीक है, मेरी फ्रेंचाइजी है, इतनी बड़ी दुकान है कि उन्होंने बहुत मेहनत से बना के खड़ी की है। तो क्या वो अग्रवाल नमकीन जब वो नहीं संभाल पाते, तो क्या एक हायरिंग की पोस्ट निकाल देते कि भाई मैं तो अपनी नमकीन की दुकान किसी और को देना चाहता हूँ, तो आओ और ले जाओ। ऐसा नहीं करते, वो मेरे भाई को ही देंगे या मुझे ही देंगे ऑफ कोर्स, कि तुम संभालो। हाँ, अब उसके आगे का फैक्ट ये है कि वो मेरे भाई को इस काबिल बनाएंगे कि वो उस अग्रवाल नमकीन को ठीक से संभाल पाए, वो उसको ट्रेन करेंगे। तो जब आप इतनी मेहनत करते हो तो कोई भी माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों को वो क्या बोलते हैं, सारे साधन मिल जाए जिससे उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तो ऑफ कोर्स जिन माँ बाप के पास में ऑप्शन है कि वो अपने बच्चों को लॉन्च कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करेंगे। मैं तो खुद पापा को कहती हूँ यार, आज आप पैसे वाले होते हैं यार, मुझे चप्पल नहीं घिसनी पड़ती इतनी, क्यों नहीं करनी पड़ती। मैं खुद कहती हूँ उनको यार पापा पैसे वैसे लगाओ यार मेरे पे, बट नहीं कर सकते, वो जितना कर सकते हो तो करते हैं। तो देखो नेपोटिज्म की तो बात मुझे कहती हूँ कि यार उनकी कोई गलती नहीं है, बस ये है कि अगर आपके पास में मौका, टैलेंट है तो आप चल अपॉर्चुनिटी जाओ। है अगर आपके पास में, तो आप सीखो और उसका यूज करो। हाँ, नहीं, आप किसी की भी परिवार से हो, अगर आपके पास हम्म, टैलेंट है तो आप चल जाओगे। हाँ, टैलेंट नहीं है तो चाहे आप कितने बड़े कलाकार के बेटे हो, ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास में है ही, है ही मतलब है आई वो। डोंट वांट टू नेम देम, हाँ, बट हम सबको पता है कि अच्छे खासे हाँ। सुपरस्टार के बच्चे भी नहीं चले हैं, बिकॉज ऑडियंस अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड कर लेगी कि उनको किसको देखना है। प्राची, एक और बात है जो बॉलीवुड के बारे में जो है बहुत चर्चा होती है, वो होती है कास्टिंग काउच को लेकर, कि हम्म वहाँ जो नया टैलेंट आता है तो कास्टिंग काउच का जो है बहुत, तो ये क्या क्या होता है ऐसा? अ, ऐसा होता तो है, देखो इस बात से मैं मना नहीं करूंगी। हर जगह की एक वैसे मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्री जो है ना, फिल्म इंडस्ट्री, वो बहुत ही बड़ी और बहुत ही नोन इंडस्ट्री है कि शोबिज इसके है बारे में, पूरा। हाँ, तो इसके बारे में ना सब कुछ आउट एंड आउट बाहर है, हम्म, ठीक है। अब अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करो तो वहां पे सब कुछ बाहर है नहीं। मुझे नहीं पता कि कौन यहाँ पे मिनिस्टर है, क्या है, कोई ऑफिसर है, क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे ऑफिसर अच्छे हैं। हम्म, नहीं है, नहीं सही है, बात। ऑफ कोर्स नहीं है। तो बुरे इंसान हर जगह हैं, बस इस इंडस्ट्री के नोन है, तो सबको पता है। तो मेरा हमेशा यही कहना होता है कि कोई भी इंडस्ट्री बिल्कुल साफ नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री बिल्कुल कतई बुरी ही भी नहीं है। जहाँ तक बात है कास्टिंग काउच की, मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है। पर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। ऑफ कोर्स वहाँ पे ऐसे लोग होंगे हम्म, जो आपको मतलब इना को सीधे तो नहीं बोलता ऐसा, हम्म। बट आपको ये हाँ, मतलब पहचानना वो पड़ेगा काम देने कि के लिए फेवर करने वाली हाँ, बात है, और वो ये आपको पहचानना पड़ेगा कि अच्छा ये बंदा कुछ और चाहता है, हम्म,
तो इससे दूर ही रहना है। नहीं, मेरा से ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, आजकल फ्रॉड बहुत होता है, ठीक है ना, फिल्मों के नाम पे और इसको लेकर के हम देखते हैं अखबारों में भी ऐड आते हैं, कई सोशल मीडिया पे ऐड चलते हम्म। हैं, फिल्मों में काम करने के लिए लड़के लड़कियों की आवश्यकता है, वो जूनियर और आर्टिस्ट झुंड की के बात झुंड आ कीजिए। जाओ और मतलब जो है वो हम आपको जो है फिल्मों में और ये काम दिलाएंगे। तो ये मतलब इसके चक्कर में क्या है ना, लोग जो आज की युवा पीढ़ी है वो भ्रमित होकर के, तो कि ऐसा हम्म। क्या प्रॉपर चैनल है जिससे कैसे तैयारी करें, कैसे जाना चाहिए बच्चों को, कैसे अप्रोच करें, कैसे काम को हम ले सकते हैं, क्या करें ऐसा? एक तो सबसे पहली बात ये कि कोई और चाहता है कि यहाँ पे डिमांड है, हम्म। इसलिए आप जा रहे हो, या आप जाना चाहते हो इसलिए आप जा रहे हो। अब ये कहने में तो इतना सिंपल है, लेकिन समझने में बहुत बड़ी चीज है कि जस्ट बिकॉज सब लोग कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि ये ट्रेंड चल गया ना अब तो इम्तियाज अली की फिल्में देखने के बाद में कि हम तो वही नौकरी छोड़ हाँ। के करेंगे हम अपना काम। पर नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप ये सच में करना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद में ये आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, हम्म। ठीक है। अब आप उसमें उसके लिए आप रिसर्च करो पूरी। सबसे पहली बात तो ये अपने अंदर शौक होना चाहिए, मतलब आपको। नहीं नहीं, शौक की बात ही नहीं है, मैं वही कह रही हूँ, आपको शौक है इस चीज का, क्या आप पूरी जिंदगी इसको देने तैयार हो? हाँ, एक इसको ये डिसीजन जानने होना का एक चाहिए। बहुत अच्छा तरीका है जो मैं सबको बोलती हूँ। कभी मुझे कोई कहता है कि मुझे एक्टिंग का शौक है, तो मैं कहती हूँ अच्छा शौक है, तो एक बात बताओ, इस एक्टिंग में हम्म। पॉपुलैरिटी और पैसा, ये दोनों चीजें हटा दो और आपको फिर भी एक्टिंग करनी है, क्या आप करोगे? सही बात। आप ये सोचो, कर पाओगे? हम्म। पूरी जिंदगी कर पाओगे ये सीट, ये इस चीज को पूरी जिंदगी आप कर पाओगे कि यहाँ पे पैसा और ये जो पॉपुलैरिटी आपको मिलती है वो नहीं है, फिर भी आप उस काम को करते हो रोज एंजॉय करोगे? अगर जवाब हाँ है, तो आप तैयार रहो कि आपको अपने जीवन के बहुत सारे साल सीखना है, तब करना है, तब मिलेगा। और अगर आप उस तब को, उस वक्त को देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप प्लीज एक बहुत अच्छी सी नौकरी ढूंढो और प्लीज बैंक मैनेजर की हंसी, नौकरी हाँ करो। हाँ, जैसे मुझे बैंक की नौकरी मिली थी, या रोज घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, आप प्लीज करो। तो इसके सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं, आप मत करो, प्लीज मत जाओ इस जगह पे। तो इन 7 सालों में जो आपने किया अब तक, हाँ हाँ, कितना सेटिस्फाई हो? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। एवरीडे आई वेक अप विद ग्रेटफुलनेस कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत सही वक्त पे तो रियलाइज हो गया कि uh, मैं ये नहीं कर सकती। एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे मैं आपको बता रही थी, मैंने 2 लाइन लिखी थी उस वक्त, हम्म। जिस एक पॉइंट पे मुझे जॉब करनी पड़ी थी, जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी, मैं उसी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे कुछ वक्त जॉब करनी पड़ी। तो मैं जिस दिन सुबह उठ के 6 बजे उठ के मुझे तैयार होकर 7 बजे ऑफिस जाना पड़ा, तो मैंने ऑफिस जाती तुरंत डेस्क पे जब बैठी और मैंने उस वक्त 2 लाइनें लिखी थी, क्योंकि मुझे अंदर ऐसा हो रहा था कि यार ये क्या है यार, सुबह उठ के मुझे हाँ। जॉब पे आना पड़ रहा है यार। तो मैंने उस वक्त 2 लाइनें लिखी थी कि जाने कैसे लोग अपने अरमान जलाते हैं, रोज घर से दफ्तर, दफ्तर से घर जाते हैं। तो मुझे उस वक्त रियलाइज हो गया कि यार ये मैं रोज नहीं कर पाऊंगी। मैं रोज सुबह यहाँ आई, मैं काम कर रही हूँ, मैं रोज घर जा रही हूँ, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। पर मैं रोज जब उठती हूँ, मेरे पास मेरे लिखने का काम होता है, मुझे मेरे पास ऑडिशंस का काम होता है, जिसमें कोई पैसा नहीं आ रहा है। मैं जो कहानियां रोज लिख रही हूँ, जो मेरा एक रोज का टास्क है लिखना, मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ। ऑडिशंस हम देते हैं, सेलेक्ट होते हैं, नहीं होते बात की बात है। तो रोज कोई पैसा इनकम जनरेट नहीं हो रही है उससे, बट वी लव इट, हमको खुशी मिल जाती है ऐसी, हम्म। मतलब कि आज का वो काम हो काम गया जो मेरा। हमको मन में है वो करने मिल रहा है, सबसे बड़ी बहुत बात है। ज्यादा है, ऑडिशंस बना, हमको पता है 99% ही ऑडिशन में हम सेलेक्ट नहीं हो रहे, हम्म। पर वो ऑडिशन पूरे दिल से बनाते हैं, बिकॉज वी लव आवर वर्क। तो इसलिए मैंने बोला अगर आपको जानना है कि आप ये काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उसमें से पैसा और पॉपुलैरिटी हटा दो, फिर भी आपको लगता है मैं ये काम कर सकती हूँ, तो आप करो, मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे आगे बताओ, मैं आपके साथ दूंगी, आप कर सकते हो तो। पर मोस्ट ऑफ द टाइम इस इंडस्ट्री से लोग इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो सिर्फ ग्लैमर और पैसा देखते पैसा देखते। हैं, जो कि बहुत ही लाइक 1% ऑफ द जॉब है। 99% ऑफ द जॉब इज डिफरेंट। तो अभी क्या रूटीन लाइफ होती है आपकी? मेरी रूटीन लाइफ इज सुबह उठ के मैं कुछ तो भगवान का नाम लेती हूँ पहले तो मैं, देन मैं फ्रेशन अप होके अपना फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए मैं जाती हूँ जिम। मैं वहीं जिम करती हूँ, 2 घंटा में जिम करती हूँ। जिम करने के बाद में मैं मेंटल हेल्थ के लिए वहीं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ। मैं घर आती हूँ और अपना मेरे कुछ 4-5 घंटे राइटिंग के मैंने डाल रखे हैं, कहानियाँ लिखना, कुछ भी जॉब वॉब भी है, कुछ तो डेडलाइन चलती है, मैं वो लिखती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको अगर किसी भी कला के क्षेत्र में जाना है, आप प्लीज बहुत सारी किताब पढ़िए। कल शुरू करने वाले हैं, आप आज शुरू कर दीजिए किताबें पढ़ना, कोई सी भी लैंग्वेज, हिंदी पढ़ो, आप हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, पर आप प्लीज किताबें पढ़िए। तो मैं किताब पढ़ती हूँ, और घर के कुछ काम होते हैं हम वो करते हैं। शाम को हमको हमारी इंडस्ट्री में है कि किसी से तो मिलना ही पड़ेगा ही। अगर आपको कुछ बनना है तो घर से निकलना पड़ेगा, तो हम शाम को किसी ना किसी से कभी ना कभी मिलने जाते हैं, और बस वही, रात को ही हम कुछ तो देखते हैं और सो जाते हैं। यही बहुत एक डिसिप्लिन, ये दिखने में बहुत बोरिंग लाइफ है, पर यही डिसिप्लिन और यही बोरियत के साथ में आपको जीना पड़ेगा अगर आपको आगे कुछ करना है तो। तो अब जो है वो आप क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है अभी? अभी फिलहाल हमारे प्रोडक्शन में किसी के साथ हमने कुछ कोलैब किया है, तो उसमें कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं, उस पर काम चल रहा है। हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है हामी, उसकी स्क्रीनिंग्स चल रही हैं। उस वो फिल्म सॉरी बहुत सारे नॉमिनेशंस मिल रहे हैं फेस्टिवल्स में, और यही काम चल रहा है प्रोडक्शन में। तो अदरवाइज मैं राइटिंग और एक्टर हूँ ही, तो राइटिंग और एक्टिंग में काम चलता ही रहता है। तो ओटीटी पे भी कहीं चल रहा कुछ? ओटीटी पे फिलहाल तो नहीं चल रहा है काम। वो बहुत ही ट्रिकी है कि ओटीटी पे चल रहा हो तो मैं बता देती, पर वो हम बता नहीं सकते जब तक कंट्रैक्ट नहीं होता। तो हाँ, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है, मैं यही कह सकती हूँ, पर यू नेवर नो। घर की कितनी याद आती? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा तब आती है जब हमें काम करते करते खाना बनाना पड़ता है। जब मुझे ऐसा होता है जिम से घर आने के बाद में कि अभी तो कुछ तो रेडी होना चाहिए था, हाँ, घर लेकिन पे होते मुझे तो मम्मी घर बना पे के होते खिला तो मम्मी देती। बना के दे देती। लेकिन ये बात मैंने बहुत, क्योंकि मैं बहुत घर से बाहर रही हूँ, तो मैंने इस बात से बहुत जल्दी पीस बना लिया था कि कुछ पाने के लिए आपको, ये बनी का जो डायलॉग है कि कहीं तक पहुंचने के लिए आपको कहीं से तो निकलना पड़ेगा। तो आपको एक मोह जो है आपके घर का, वो छोड़ना पड़ेगा। एक एक बात होती है कि नियम के बिना ना जिंदगी यम हो जाती है आपकी। तो आपको एक घर से बाहर निकलने के बाद में, कुछ त्याग करने के बाद में नियम की जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी, वरना जिंदगी यम है। नहीं, मैंने भी बहुत काम किया घर छोड़ करके। और मैंने कभी लिखा था, 2 लाइनें लिखी थी इसके ऊपर कि महलों में रहकर तो तन्हाइयों का असर भर देता है, महलों में रहकर भी तन्हाइयों का असर भर देता है, जब आराम चाहिए तो वो काम मेरा घर कर देता है, और मैं क्या समंदर भी पी लूं तो मेरी प्यास नहीं बुझती यारों, क्या मेरे घर का एक लोटा पानी मुझे तर कर देता है। क्या बात है। तो बिल्कुल करता है। लेकिन मैंने जैसे बोला ना, घर के ऊपर मेरा बहुत एक कॉन्सेप्ट बना लिया है जब से मैं घर से निकली हूँ, इस घर से जहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं, जहाँ मेरा परिवार रहता है। क्योंकि मैंने इस बात से पीस बना लिया कि मुझे जो मैं काम करना चाहती हूँ यहाँ है नहीं। तो अब मैं इस घर को अगर मोह बना के रह लूंगी तो मैं, या तो मुझे घर मिल सकता है, या तो मुझे जो मेरा सपना है वो पूरा हो सकता है। तो मेरा कहना है ये कि घर वो है जहाँ आपके अपने हैं। तो मैं जहाँ गई हूँ, मैंने वहां पे अपने अपने ढूंढ लिए, बना लिया है। मैंने अपने बना लिए, जिनके साथ रहकर मुझे घर की याद नहीं आती कि मैं ऐसी जगह रह रही हूँ जहाँ मेरे अपने नहीं है। मेरे पास में मेरे अपने हैं, मेरे पास मेरे वो दोस्त है जिनके कंधे पे सर रख के मैं रो सकती हूँ, जिनसे मैं बेझिझक अपनी खुशी बता सकती हूँ कि आज मुझे ये काम मिला है, और मुझे पता है कि उस काम से वो जेलस नहीं होगी। जब ये लोग आपके पास में हैं, तो आपके पास में आपका घर है। तो जब हम परिवार की बात कर रहे हैं तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। वैसे मैं तो जानता हूँ, लेकिन दर्शकों को भी पता लगे आपके परिवार के बारे में। मेरे परिवार में मेरे माता पिता है, दोनों ही अ, सरकारी अध्यापक है, और बहुत ही शानदार जॉब है। आपकी जिंदगी में आपको कुछ नहीं करना, प्लीज टीचर बन हाँ, जाओ, बहुत अच्छी है, कमाल की यहाँ तो जॉब है, यही यही चल रहा है, कमाल की जॉब है। बीए करो, बीएड करो और टीचर बन जाओ। आपको महीने की 1 तारीख तनख्वाह मिल जाएगी, आपको मिलेंगी छुट्टियां, जो छुट्टियां चाहिए आपको छुट्टियां मिलेंगी, और बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपको कुछ और नहीं करना है तो सपने हैं, प्लीज घर से निकलो। तो पापा मम्मी टीचर है, एक भाई है मेरा, भाभी है, बस यही मेरा छोटा सा परिवार है फिलहाल के लिए तो। और मुझे महादेव की कृपा है मुझ पे कि मेरे पूरे ही परिवार वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत खुश थे
जब मेरा पहला सीरियल और टीवी में आया, हम्म। तो आज तक ही मेरे पापा तो अपने पापा मम्मी मेरे उनके स्टेटस पे वही फोटो लगाते हैं। वो 6 साल पुरानी फोटो आज तक भी उनके स्टेटस पे चलती रहती है कि मेरी बेटी ना सीरियल में आई थी। उनके लिए वो मेरा पीक सक्सेस है। उसके बाद मैं प्रोड्यूसर बन गई, डायरेक्टर बन गई, उनको कोई मतलब नहीं है उस चीज से, उन्हें मतलब है कि मैं सीरियल में आई थी, दैट्स इट। तो लोग आज भी यही बताते हैं कि सीरियल में काम करती है वो। मैं आपको बता दूं, प्राची जो है हमारे बांसवाड़ा के बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं, हेमंत उपाध्याय जी उनकी बेटी हैं। और आपकी मम्मी जो है दक्षा उपाध्याय, वो भी बहुत अच्छी टीचर हैं और इन दोनों महात्मा गांधी खानदू कॉलोनी स्कूल में पोस्टेड है और स्काउट गाइड से जुड़ी हुई हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित है। जी। और प्राची, अब बात करते करते यहाँ तक आ गए हैं, तो इस आपके अब तक के सफर से फैमिली कितनी सेटिस्फाई है कि जो आप करना चाहती थी वो अचीव कर पाई हैं, या अभी और क्या बाकी रह गया? अभी तो सफर की शुरुआत है। शुरुआत है, अभी तो बिल्कुल ही मैं कहूंगी मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो शायद पहली स्टेप भी नहीं कहूंगी मैं। करने को तो बहुत कुछ है अभी, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। पर मेरे घर वाले एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है, अगर मैं सेटिस्फेक्शन मुझे रिसेंटली जो रियलाइज हुआ है कि मुझे लगता था कि अभी तक वो समझ नहीं पाए कि मैं कर क्या रही हूँ। बहुत मुश्किल होता था मुझे समझाना मेरा काम क्या है, उनको समझाना। लेकिन रिसेंटली हमने जो फिल्म शूट किया, हामी जब बनाई हमने, तो एक बहुत ही खूबसूरत क्या बोलूं मैं, मंजर था मेरे लिए, जब मुझे लगा कि अच्छा कुछ तो ठीक ही कर रही हूँ कि ये वो खुश है। तो उस फिल्म की शूटिंग के दौरान हमारे जो एक्टर थे, मेन एक्टर, वो है रोहिता शुगौर, जो कि भाभी जी सीरियल में हाँ, तिवारी जी का तिवारी जी का रोल, किरदार करते हैं, और वो रोहिता बहुत ही जी। जी, वो बहुत ही लव्ड कैरेक्टर है। हाँ, बांसवाड़ा स्पेशली भी आ चुके हैं वो तो आपके साथ, यहाँ शूट एग्जैक्टली हुआ तो था। शूट करने के लिए जब वो यहाँ पर आए, तो मेरे नाना जी जो है, ननिहाल मेरा सरोदा हम्म। गांव है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो मेरे नाना जी स्पेशली यहाँ पर आए अच्छा। जब उन्हें पता चला कि मैं शूट कर रही हूँ तिवारी जी के साथ में, जो फिल्म मैंने लिखी है, मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, मेरा कुछ किरदार भी है उसमें, एक्टिंग भी कर रही हूँ। तो मेरे नाना जी भले ही शूट पे नहीं आए थे वो, लेकिन वो आ गए, वो दाढ़ी वाड़ी बना के रेडी हो गए और उन्हें बहुत खुशी थी कि तिवारी जी आ रहे, तिवारी जी आ रहे, तिवारी जी आ रहे। और मेरे पापा मम्मी ने सबको बता दिया कि यहाँ पे शूट कर रहे हैं, मम्मी के स्कूल में हमने शूट किया था। तो बहुत सारे लोग, मैंने मम्मी को ये कह रहा था कि प्लीज किसी को बताना मत, हम्म। क्योंकि यार मुझे नहीं पता कि हाँ। एज ए एक्टर वो कितने कंफर्टेबल होंगे सबके साथ मिलने में और शूट करने में, या बिल्कुल। फोटोज वोटो सबको क्लिक करनी होती है, बाय गॉड ग्रेस वो बहुत अच्छे थे। पर मेरे पापा मम्मी ने सबको बता दिया कि वो आ रहे हैं, प्राची ने बुलाया उनको, हाँ। प्राची ने बुलाया है उनको, और वो आ रहे हैं उनके साथ शूट कर रहे हैं, और सब लोग आ गए, जो क्रू था उनके साथ में, फोटो खिंचवानी थी उनको। तो मेरे परिवार वाले, उनकी मम्मी के पहचान वाले जितने भी हैं, सब लोग आए, सब लोगों ने उनके साथ फोटो खिंचवाई। और मम्मी पापा सब लोग को ये कह रहे थे प्राची ने लिखी है पिक्चर, प्राची ने इनको बुलाया है। मतलब मैंने अकेले ने नहीं बुलाया था, मेरे साथ में 2 को प्रोड्यूसर भी थे और हम सबकी मेहनत थी वो। बट मेरे को वो देखने में इतनी खुशी लग रही थी, क्योंकि सबको उन्होंने बताया कि प्राची ने किया है, हाँ, एक प्राची ने किया है, रिकॉग्नाइजेशन प्राची मिलता कर रही है है, तो प्राची कर रही है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ठीक ही जा रहा है सब, कि जब पापा मेरे को इतनी खुशी हो रही है। तो एक वो बहुत ही जो मेरा रिसेंट सही है। एग्जाम्पल है, जो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो अच्छा कर रही हूँ, उनको खुशी है जो भी मैं कर रही हूँ। तो इस बात की उन्हें खुशी थी कि एक इतने बड़े कलाकार को मैं अपने शहर बुला के मैंने एक शूट किया, जिससे उन्हें इतनी खुशी मिली। और उन्हें जो प्रिंसिपल मैम भी है, माया सैमसंग मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और उन्होंने जब शूट करने के लिए अपनी स्कूल भी दी थी, तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म की शूट यहाँ पर हो रही है, तो मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं, बांसवाड़ा के जो बच्चे हैं, उन्हें ये मैसेज मिले कि आप कर सकते हो, आप बस पंख खोलो तो आसमान आपका है। मैं बस ये बताना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ। और वो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे इतना साथ दिया है, फिल्म इतनी सक्सेसफुल हो रही है उन सबकी ब्लेसिंग की वजह से। तो हम बांसवाड़ा की जब बात करते हैं तो बांसवाड़ा में क्या भविष्य लगता है फिल्मों का? यहाँ की जो मतलब जो क्लाइमेट है या यहाँ का जो सिनेरियो है, फिल्मों में क्यों नहीं यूज होता है? क्योंकि बांसवाड़ा के बारे में किसी को पता नहीं है। तो बताइए आप वहाँ पे। तो मैंने किया ना, जब मुझे मौका मिला मेरी फिल्म हाँ। शूट करने का, तो जो एक्चुअली मेरी स्टोरीज पे मैं जब डालती रहती हूँ, तो जो जिनकी स्टोरी है ये हामी, मैंने उसका स्क्रीन पे डायलॉग किया, स्टोरी किसी और की है। तो जब डायरेक्टर साहब ने मेरी स्टोरीज पे देखा, जब मम्मी की स्कूल गई थी और मैंने कुछ क्लिप डाली, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक कहानी है जो ऐसी जगह पे ही शूट हो सकती है, क्या लोकेशन मिल सकती है? मैंने कहा हाँ हाँ, अब आओ, तो पूरा बांसवाड़ा आपको शूट करने के लिए रेडी हो अपना ही जाएगा। बांसवाड़ा है पूरा। देखा, बांसवाड़ा अपना है। तो ये जो छोटे शहरों की बड़ी खूबसूरत बात है कि हाँ। आप बस बोल दो। और ये मैंने नोटिस किया, मैं बड़े बड़े शहरों में गई, मैं दिल्ली विल्ली में गई हूँ,
तो मैंने देखा है जितनी, एक तो हम राजस्थानी, हमारी आओ भगत इतनी बढ़िया है हम्म, कि बस आप आ जाओ, उसके बाद तो हम संभाल लेंगे आपको, हम बताते हैं कि मेहमान नवाजी होती क्या है। तो मैंने बोला आप आओ तो हमको दिखाते हैं। तो हमने डिसाइड किया और ये शूट किया। इससे पहले ही मैंने आंगन यहाँ शूट की थी। हम्म, तो अब जैसे उदयपुर तो इतना बड़ा शहर है, उदयपुर इतना ग्लोरीफाई हो गया है कि उदयपुर है, लेकिन राजस्थान के जो छोटे छोटे शहर है, जैसे हमारा बांसवाड़ा हो गया, वो इतना बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला कि एक स्कूल है और एक हाँ, राजस्थान की स्कूल है, एक छोटे शहर की स्कूल है, मैंने कहा ये तो बांसवाड़ा में ही शूट होगा। और यहाँ पर है अपनी चाचा मामा काका पापा सबकी पहचान तो यहाँ से हमारी हम पहचान का यूज हम्म, करेंगे और यहाँ पे शूट करेंगे। तो इसलिए मैंने कर दिया ये। बात रहती है कि और कितना फ्यूचर है, ये डिपेंड करता है कि जैसे मैं हूँ जो एक बॉम्बे में काम कर रही हूँ, ऐसे मुझसे से और भी कलाकार बांसवाड़ा से निकले हैं। मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग अपने रूट्स को इतना एक्सप्लोर करें, बताएं। एक तो मुझे वागड़ी बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है, मुझे नहीं पता बाकी को आती नहीं आती, मुझे नहीं आती है, मुझे तो बहुत मजा आता है। तो कहीं अपना कल्चर यूज हो, कहीं हमारी जो छोटे शहरों की खूबसूरती है वो यूज हो। मैं चाहती हूँ ये सब यूज हो। मुझे जब भी मौका हम्म। मिलेगा मैं वो करूंगी, ऑल्दो सारी पिक्चरें यहाँ शूट नहीं कर हाँ, सकती क्योंकि मैं। मैं ना पर्सनली जानता हूँ बांसवाड़ा के कुछ लोग हैं जो मुंबई में इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स हम्म हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं, हम्म, कुछ सिंगर हैं, हाँ। कुछ प्रोडक्शन में भी हैं, कुछ टेक्नीशियन भी प्लीज इन हैं। सबका नंबर मुझे दीजिएगा मैं दूंगा, आपका नंबर दूंगा, यहाँ नहीं ले सकता उनका नाम, लेकिन वो है वहाँ पे। हम्म और मेरे जब भी यहाँ आते हैं मेरी बहुत अच्छी बात होती है, मुलाकात होती है। मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि कम से कम बांसवाड़ा को जो है वो एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करें। कुछ चीजें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन है या हम्म अच्छे होटल्स वगैरह की और ऐसी कुछ दिक्कतें हैं जो यहाँ पे फेस होती है। रिसोर्सेज हाँ, की बहुत बड़ी रिसोर्सेज की दिक्कत प्रॉब्लम, है कि क्योंकि हमने भी दिया कैमरास। ना, फिल्म की शूटिंग की थी, मैंने भी एक फिल्म में काम किया। हमने शूट किया था सियापुर में, किया हमने कागदी पे किया, हम्म तलवाड़ा में किया, हमने त्रिपुरा सुंदरी में किया, कालिका माता में किया। उस फिल्म को हम्म हमने कम से कम बांसवाड़ा के अलग अलग 15 से 20 लोकेशन पे हमने शूट किया उसको। हम्म बहुत अच्छी राजस्थानी मूवी हमने बनाई थी। तो लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, मदद मिल जाती है आपको, हम्म। और सारी मदद कर, बस ये है कि इस जगह का उपयोग करने वाली बात है। तो प्राची, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा और लगा ये सब कुछ आखिरी शेयर सवाल जो करके। है वो आपसे ये है कि अगर 2 लाइन में हम प्राची को डिफाइन करें तो ये तो प्राची क्या बहुत है? मुश्किल है ये तो बहुत मुश्किल है। मैं तो इतनी इमेजिन 2 लाइन ही हो जाए इसके ऊपर आपकी लिखी हुई नहीं, कविता की। 2 लाइन तो क्या, लेकिन मैं अपने लिए, कोई भी पूछता है कि अपने बारे में कुछ बताओ, तो मैं कुछ 3 लाइनें मैंने अपने लिए लिखी है। वो ये है कि एक जिंदगी में कई जिंदगियां जीनी थी मुझे, तो मैं अदाकारा हो गई। एक कहानी में कई कहानियां कहनी थी मुझे, तो कहानीकार हो गई मैं। और मरने से पहले कई बार मरना था मुझे, तो प्रेमिका हो गई मैं। वाह। ये मैंने अपने बारे में लिखा था। तो इतना ही है मेरा बस इतना ही है। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक्टिंग करना और इन्फ्लुएंसर होना, हम्म, है ना, और इसमें क्या अंतर है? और दूसरा, जो एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं हम्म। उनको क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहली बड़ी बात कि बहुत बहुत ज्यादा हम्म, डिफरेंस है इन दोनों में। इन्फ्लुएंसर और एक्टर दो अलग अलग हैं। इन्फ्लुएंसर एक तो किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी ट्रैवल से लेकर आप आजकल तो मतलब हाँ, फूड ट्रैवल ये क्या वो। ही नहीं, किस चीज का इन्फ्लुएंस हाँ, नहीं है। तो हर चीज का इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। और एक्टर की जर्नी ही अलग है, एक्टिंग कला ही अलग है। मतलब एक्टिंग तो एक कला हो गई, आई वुड से। एक्टर इन्फ्लुएंसर हो सकता है लेकिन इन्फ्लुएंसर एक्टर नहीं हो सकता, ऐसा? हाँ, हर एक्टर इन्फ्लुएंसर हो सकता है, लेकिन हर इन्फ्लुएंसर एक्टर नहीं हो सकता है। हम्म। अ, मैं तो ये कहूंगी इनफैक्ट हर एक्टर भी इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकता, बिकॉज मैं नहीं बन पा रही हूँ क्योंकि मुझसे रील्स नहीं बन रही है, बहुत मुश्किल है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ही डिफिकल्ट काम है इन्फ्लुएंसिंग का। अब दोनों काम की अपनी अपनी एक इज्जत है, दोनों बिल्कुल अपने अपने दोनों काम की में, जैसे मेहनत है। पंकज त्रिपाठी साहब ने बहुत खूबसूरत बात बोली थी अपने एक इंटरव्यू में हम्म। कि इन्फ्लुएंसर जो है वो वायरल होने के लिए पैदा होता है, और एक्टर जो है वो अमर होने के लिए पैदा होता है। आई मीन मतलब उनका मतलब है कि कलाकार जो है कलाकार वो अमर होने के लिए अमर पैदा होने के होता है, लिए। और इन्फ्लुएंसर वायरल होता है। तो आप डिसाइड कर ले आपको क्या होना है। हम्म, ऑल्सो इन्फ्लुएंसर का काम इतनी सी स्क्रीन पे, एक मोबाइल की स्क्रीन है हम्म, जो इंसान यहाँ लगा के, हम छाती से लगा के उसको देख रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पर है, आप एकदम यहाँ पर हो। हमें वो 70 mm के पर्दे पे पहुंचने की हमारी बहुत लंबी जर्नी लंबी है। जर्नी है। इन्फ्लुएंसर, आप आपने कंटेंट बनाया, यहाँ रिकॉर्ड किया, यहाँ डाल दिया, और आप पहुंच गए घर में। हम्म, आप घर घर पहुंच गए ऐसे ही। तो वो बहुत
ऑफ हाँ, कुछ कोर्स ज़्यादा एफर्ट का काम ताम-झाम है। की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके हाँ, लिए। बहुत ज़्यादा एफर्ट उसमें भी है, बहुत प्रोसेस है उसका कि लिखना, ये वो करना, सब कुछ आपका ही काम है। लेकिन आप खुद अपने मोबाइल से सब कुछ कर सकते हो। हुँ। आपको किसी पे डिपेंड हाँ, रहने की डिपेंड रहने ज़रूरत की ही ज़रूरत नहीं नहीं है। पड़ती, बराबर। लेकिन एक एक्टर को बहुत लोगों पे डिपेंड होना पड़ता है, एक राइटर से लेके, कॉस्ट्यूम से लेके, मेकअप से लेके, एडिटर से लेके, डायरेक्टर से लेके, प्रोड्यूसर से लेके, एक स्पॉट बॉय तक उनको डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि वो अकेले का काम है ही है नहीं। नहीं। ऑडिशन देना सिर्फ हमारा काम है, बाकी सब एक एक्टर के हाथ में कुछ होता ही नहीं है। बट एक इन्फ्लुएंसर के हाथ में सब कुछ होता है। बट अभी आजकल ऐसा ट्रेंड हो चुका है कि क्योंकि आप इतने फेमस हो जाते हो, हुँ। तो आप कास्ट भी हो जाते हो, विच इज वेरी गुड। अब ठीक है, समय बदल रहा है, वक्त के साथ में हमें बदलना ही होता है। तो कुछ लोग इन्फ्लुएंसर के थ्रू भी जा रहे हैं, बट हुँ। इन सब के पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज हमारे पास में मोबाइल आ गया है और एक रिसोर्स आ गया है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीखना भूल जाएं, हुँ। हम पढ़ना भूल जाएं। पढ़ना तो हम भूल ही गए वैसे तो। बहुत लोग, ये जो ट्रेंड हो चुका है कि हुँ। पढ़ाई छोड़ के हम हाँ, कलाकार बन वो चीज़ जाएंगे, नहीं होनी चाहिए। नहीं, एजुकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज 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 अपना एजुकेशन पूरा करें। सबसे पहले तो मैं सबको यही कहना चाह रही हूँ, प्लीज अपना एजुकेशन पूरा करें, बिकॉज एजुकेशन जो आपको देता है, एक वो जो आप जिंदगी जीते हो, आप स्कूल अपनी हो गई, आपकी कॉलेज हो गई, वो जिंदगी के जो आपके एक्सपीरियंस जो आपको बनाते हैं ना, हम सब जो आज जो बने हैं, वो हमारे पिछले जितने एक्सपीरियंस है उनका नतीजा है हम, बेसिकली जो हुँ। आज है, और आज हम जो जी रहे हैं उसका नतीजा हम कल होंगे। तो वो जो कॉलेज लाइफ हम जीते हैं, जो स्कूल लाइफ हम जीते हैं, जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम सीखते हैं, उसी का नतीजा आप बनोगे। आप सीधा कलाकार नहीं बन पाओगे, बन ही नहीं सकते हो। क्या कला दिखाओगे जब आपने वो जिंदगी जी ही नहीं? जी आप नहीं। क्या दिखाओगे? आपको दिखाने के लिए आपको जीना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आप मुझसे पूछे कि जैसा आपने पूछा कि आप इंसान अगर इसमें यहाँ के यूथ जाना चाहते हैं तो क्या करें, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आप सीखो। अच्छा, इसके लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है मेरे पास में। मेरे एक सर, मतलब मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी, सत्यांशु सिंह सर है, जो डायरेक्टर है चिंटू का बर्थडे। चिंटू का बर्थडे के डायरेक्टर हैं सत्यांशु सिंह सर। उनकी एक वर्कशॉप अटेंड की थी मैंने, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात से मुझे समझाया था कलाकार की जिंदगी क्या होती है। बेसिकली वो तो राइटर का समझा रहे थे, हुँ। बट ये हर कला में लागू ज़रूरी। होता है, किसी भी कलाकार में लागू कर दो। कि आप बताओ मुझे कि कितने डॉक्टर्स हैं हमारे देश में, अच्छे डॉक्टर्स, ठीक है? तो आप बोलोगे लाखों हैं, ठीक है? हुँ। तो आप मुझे बताओ कि एक डॉक्टर की बनने की जर्नी कब शुरू होती है? जब वो 11th-12th में होता है, तो वो अपनी कुछ नीट वीट की जो भी इनकी तैयारी करनी होती है पीएमटी की, वो शुरू कर देते हैं, ठीक है? वहां से लेके 2 साल वो लगा लो, उनके एमबीबीएस के 6 साल, उनके एमडी, और उसके बाद 2 साल की प्रैक्टिस, ये सब मिला के कुछ होते हैं 10-12 साल। हुँ। ये 10-12 साल सिर्फ उन्होंने सीखा, सीखा है, बिल्कुल। कुछ भी नहीं किया है उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ सीखा है, ठीक है? उसके बाद वो प्रैक्टिस करना शुरू करते 3-4 साल बाद, फिर जाके आप एक कॉम्बिफ्लेन की दवाई भी उनसे लेते हो, इतना ट्रस्ट करते हो आप, हुँ। ठीक है? तो एक अच्छा डॉक्टर बनने की जर्नी होती है 15 साल की, उसके बाद में वो कुछ 4-5 साल कमाता है, फिर जाके कोई अमीर डॉक्टर बन हाँ, पाता है वो। एग्जैक्टली हर कलाकार की जिंदगी होती है। बिल्कुल। आप साल लगाओ अपनी कला को सीखने में, जो भी आप सीखना चाहते हैं, वो सीखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप लिखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए, अब तो हर चीज सीखने के इंस्टीट्यूट, अब बहुत सारे कोर्सेज खुल गए। असल जिंदगी से सीखो, अपने रिश्तों से सीखो, आप बहुत सारी किताबें पढ़ो, बहुत लोगों से मिलो, सुनो, जितना हो सके लोगों की बातें सुनो, समझो। और अगर आपको एक्टिंग में जाना है तो मैं कहूँगी थिएटर आप करो। अ, और थिएटर नहीं कर सकते हो आप, तो आप बहुत सारी चीजें सीखने की, आप पैसे दे के सीख सकते हो तो आप पैसे दे के सीखो, नहीं पैसे दे के सीख सकते हो तो यूट्यूब पर बच्चा पैदा करने से लेके बम बनाने की सारी विधि अवेलेबल है। आप प्लीज यूट्यूब पे जाओ और सीखो, सब जगह ज्ञान बट रहा है, आपको बस यूनिफॉर्म की जरूरत है, आप ले लो हुँ। और आप सीखो। मैं यही कहूंगी कि बहुत टाइम लगाओ सीखने में, अपनी कला को इतना अच्छा कर लो, आपकी तैयारी को, कि आपका 10 सेकंड का काम देखने के लिए ना आपको 10 साल की तैयारी करनी पड़ेगी। बात तो वही इस है, तैयारी बिल्कुल वो आपको पैशन। तैयारी करनी पड़ेगी। बात वही है पैशन की, अगर आपके अंदर पैशन है,
तो फिर आप जो है वो इस फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले पूरी तैयारी करनी है, नहीं कि रात को बैग पैक किया, सुबह निकल गए, नहीं, शाम कुछ को भी नहीं पहुंचे होगा। और कल सुबह काम मिल जाएगा, परसों हीरो बन जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हालांकि अब तो एक्टिंग स्कूल्स भी हो गए हैं, बड़े बड़े बहुत एक्टर्स ने भी ज़्यादा। अपने जो है वो एक्टिंग स्कूल्स खोल दिए हैं, वहां से पास आउट होते हैं। एनएसटी है हुँ। जहाँ पे आप जो है वो बाकायदा एक्टिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं। और उसके बाद में जो है वो स्ट्रगल तो है ही है, स्ट्रगल के बिना तो होना नहीं, क्योंकि कंपटीशन और अपॉर्चुनिटीज की मैं जो तो हम उसको बात कर रहे स्ट्रगल थे। कहती भी नहीं हूँ, हाँ, मैं तो कहती हूँ वो वो तो सब एक तैयारी तैयारी है, ठीक हाँ, ही है, वो सब वही तैयारी तैयारी है। आपकी आपको एक बार कि हाँ, घिसना तो पड़ेगा। बिल्कुल, वही है ना, बिल्कुल। हमारे बागड़ी में कहावत है कि मतलब एक वो महादेव जो बनता है ना, तो वो नदी का पत्थर वो घिस घिस करके पानी में, बिल्कुल, और जब उसका आगर बन तब जा करके वो महादेव के रूप में ये पूजा जाता है। हाँ, भगवान को तो भी भगवान बनने से पहले बहुत ही हाँ, कूटा जाता है, पीटा जाता है, तब जाके वो भगवान की मूर्ति बनती है। तो जब भगवान नहीं छूट रहे तो आप कौन हैं? आप तो हम तो एक तुच्छ इंसान हैं, हमें तो तराशने की ज़रूरत है ही, तो आप अपने आप को तराशो, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। और बहुत ही आपको पिटाई मिलेगी किस्मत के से, आपको समय की बहुत पिटाई पड़ेगी, लेकिन आपको बहुत टाइम आगे जाने के बाद आपको लगेगा कि यार ये सही हुआ, जो हुआ वो सही हुआ। तो जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाओ, सीखते जाओ, एंड हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो तो जाएगा। तो दोस्तों ये है प्राची उपाध्याय जो आज हमारे साथ है, और इनसे बात करके हमें तो बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, बीबीसी राजस्थान, और वहाँ पे आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। और आप अगर कुछ जानना चाहते हैं प्राची से तो हमें सवाल पूछ सकते हैं, हम प्राची से ज़रूर पूछेंगे। और ऐसे ही और कार्यक्रम देखने के लिए देखते रहें बीबीसी राजस्थान। धन्यवाद।